में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ थारे बासी तेरे मारी रे, जान लगा। भारत माता की, भारत माता की। तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वह वीडियो डोंबिवली के दादा का है। अब दादा का अर्थ जो हिंदी पट्टी के हैं, यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग भले ही कुछ लगाएं, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति के दादा के रूप में स्थापित रविंद्र चौहान यानी रवि दादा आजकल सुर्खियों में है। इसके पहले कि हम इनके बारे में और जानकारी बताएं, एक बात बता दें कि 2022 में जब ऑपरेशन लोटस हुआ था, तब उस समय रवि दादा सबसे आगे थे। रवि दादा और मोहित कंबोज और संजय कुटे ऑपरेशन लोटस के एक प्रमुख कर्णधार थे। तो रविंद्र चौहान उसके बाद अभी पिछले कुछ ही महीने पहले भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनाए गए। एक तरह से उन्हें उस ऑपरेशन लोटस का इनाम दिया गया और यह कहा जाता है कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी लोगों में है। कई वजहों से इनकी चर्चा काफी है। एक तो चर्चा यह भी है कि डीसीएम यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे को परेशानी में डालने वाले कई काम वो इन दोनों कर रहे हैं। यानी शिंदे की शिवसेना के कई लोगों को फोड़ने का काम रविंद्र चौहान कर रहे हैं और इसीलिए उनका नाम पिछले दिनों काफी उछला था जब ये आरोप लेकर के शिंदे दिल्ली गए थे और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। खैर, इससे रवि दादा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रवि दादा, जैसा कि आपने उनके इस वीडियो में देखा, वो तो मस्तमौला की तरह भाजपा के बड़े कट्टर कार्यकर्ता हैं। तो रवि दादा की जो ये चर्चा है वो इसलिए ज्यादा हो गई है कि इन दिनों वह एक घोषणा को लेकर काफी चर्चा में है और यह घोषणा है कि उन्होंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उसमें उन्होंने लगभग 100 नगर सेवक निर्विरोध चुनवा लिए हैं। यानी लगभग 6,800 जो नगर सेवक हैं उनमें से 100 नगर सेवक जो भाजपा के हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं और इनमें से 3 नगराध्यक्ष भी शामिल हैं जो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी यह जो उपलब्धि है उसको लेकर के काफी चर्चा है और यह सवाल भी उठ रहा है कि इन 100 जो नगर सेवक हैं वो निर्विरोध अगर चुने गए हैं तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह के निर्विरोध निर्वाचन होते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी किम जोंग उन को जब चुनना होता है तो कुछ लोग वोट डालते हैं और एक डमी अपोजिशन का खड़ा कर दिया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि जो डमी अपोजिशन वाला है वह चुनाव हार गया और किम जोंग उन जो
हैं वो चुनाव जीत गए। लगभग यही हाल रशिया में है, वहां भी इसी तरह चुनाव की जो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको पूरा किया जाता है। तो यह सवाल पूरी दुनिया में उठता है कि क्या निर्विरोध निर्वाचन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब ये इसके दोनों तर्क आप कह सकते हैं। एक तर्क ये कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में अगर कोई व्यक्ति बहुत लोकप्रिय है और उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, तो इसमें उस उम्मीदवार की क्या गलती है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ तो दूसरे मामले उठ रहे हैं। इसमें ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से, कि ये जो निर्विरोध निर्वाचन जैसा कुछ भी नहीं है और इन इलाकों में धन और बल का इस्तेमाल करके बाकी कैंडिडेट्स को खड़ा करने से रोका गया या उन्हें बिठा दिया गया। तो इस तरह के काम हुए, इसलिए ये 100 लोग जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा अब जो रणनीति बनाती है, उसमें यह भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। यानी आगे आने वाले चुनावों में वो 2 या 4 या 5% सीटें कुछ इस तरह मैनेज करेंगे कि वो निर्विरोध निर्वाचित हों, और ये बफर का काम जब बहुमत का टाइम आएगा तब कर सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि महाराष्ट्र में 6,800 के लगभग जो नगर सेवक चुने जाने हैं, उसमें 100 तो उन्होंने 21 या 22 तारीख को ही घोषित कर दिए थे। अब जो दूसरा चरण होता है कि 4-5 दिन के प्रचार के बाद कुछ जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं वो बैठा दिए जाते हैं। यह भी प्रक्रिया चल रही होगी, और हमारा अंदाज है कि चुनाव की जो कहते हैं ना कि वोटिंग जब शुरू होगी उसके पहले भी कुछ लोग बिठाए जा सकते हैं या बैठ सकते हैं। हम ये बिठाए जा सकते हैं शब्द इसलिए इस्तेमाल विपक्ष की तरह कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष की तरह अगर सोचें तो वो अपने आप बैठ गए। अब इसके लिए क्या रसद पानी लगती है और वह किस तरह से बैठाए जाते हैं, यह कहने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन वोटिंग होगी, यानी 2 दिसंबर को जब वोटिंग होगी, इन 246 जो नगर पालिकाएं हैं और 42 जो नगर पंचायतें हैं, और लगभग 288 जो नगराध्यक्ष चुने जाने हैं, इनमें आपको अगले 10 दिनों में कुछ इस तरह की खबरें सुनाई पड़ेगी कि फला जो व्यक्ति है वो बैठ गया, या फला व्यक्ति जो है उसने भाजपा को समर्थन दे दिया। तो अब यह भी सवाल उठता है कि एक ही तरफ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वाकई लोकप्रियता कोई पैमाना है और कोई इतना लोकप्रिय है कि सारे जो उसके विपक्षी हैं या निर्दलीय हैं उसके समर्थन में बैठ गए या उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया, तो ऐसा केवल भाजपा के साथ ही क्यों हो रहा है? सवाल उठता है ना कि कुछ तो उदाहरण ऐसे भी होने चाहिए कि कांग्रेस के समर्थन में या शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी के समर्थन में 1, 2, 4 कुछ तो लोग बैठते। तो ये एक तरफा जो है, ये जो निर्विरोध चुनाव का जो मामला है, यह भाजपा की नई रणनीति है। पहले विपक्ष आरोप लगाता था कि ईवीएम में खराबी है, इसलिए बीजेपी को फायदा होता है। फिर वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, वो भी एक मुद्दा चला, उससे भी ये आरोप लगे कि भाजपा इस तरह से मैनेज करती है। तो अब ये तीसरा जो मुद्दा है, इसको कैसे निपटेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष के सामने है, और मुझे लगता है कि भाजपा इस नए अस्त्र का इस्तेमाल आगे आने वाले कुछ बड़े चुनाव में भी कर सकती है। छोटे में तो कर ही रही है, छोटे चुनावों में लोगों को मैनेज करना, बिठाना, कन्विंस करना, ये थोड़ा आसान होता है। तो हम मान सकते हैं कि यह एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड है, जो आगे चलकर बड़ी महानगर पालिकाओं और आगे और हो सकता है विधानसभा में भी हो, क्या पता। तो ये जो मुद्दा है, ये बहुत चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिर इतने सारे लोग कैसे जो है चुनाव मैदान से हट गए। इसमें जो है मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और इसकी फोटो भी यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। उसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वो है साधना महाजन का। साधना महाजन, गिरीश महाजन जो मंत्री हैं फडणवीस सरकार में, उनकी पत्नी है। और ऐसा कहते हैं कि गिरीश महाजन फडणवीस के ब्लू आइड बॉय है, एकदम फेवरेट हैं। और
गिरीश महाजन ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एकनाथ खड़से, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, अब जो है शरद पवार की एनसीपी में है, उनका करियर खत्म करने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो गिरीश महाजन का था। तो उन गिरीश महाजन की जो पत्नी है साधना महाजन, वो निर्विरोध चुन ली गई हैं नगराध्यक्ष। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए। इसमें आपको बता दें, कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार था उसने भी नॉमिनेशन वापस कर लिया। तो अब यह सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने ऐसा कैंडिडेट कैसे और क्यों दिया कि वह जो है एंड विड्रॉवल के समय धीरे से अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करके खिसक लिया। ये जांच तो होनी चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाजन टीम की तरफ से ही ऐसा कोई व्यक्ति फिट किया गया हो और उसने टिकट जो है जुगाड़ लिया हो कांग्रेस की तरफ से, और एन मौके पर उसने जो है अपना काम कर दिया। तो ये भी एक आशंका आप देख सकते हैं। तो ये तो ऐसा मामला है जिसमें जोर जबरदस्ती का कोई उदाहरण या कोई आरोप सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स ने अपनी इच्छा से जो है नॉमिनेशन वापस लिए हैं। दूसरा उदाहरण है जय कुमार रावल, ये दूसरे मंत्री हैं, उनका भी है। उनके जो नगर पालिका है उनके क्षेत्र की, उसमें उनकी माँ नयन कुंवर रावल जो है वो नगराध्यक्ष बन गई है। ये जो रावल है ये कहते हैं जमींदारों के घराने से है, रॉयल फैमिली है, और उनकी माँ जो है निर्विरोध नगराध्यक्ष चुनी गई है। इसमें आरोप लग रहा है कि जो विपक्षी दल के लोग हैं उनमें से कई लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने गलतियां की थी। अब ये भी देखिए जांच का विषय है। आप कह सकते हैं कि आरोप लगा सकते हैं कि भाई जानबूझकर इलेक्शन जो कमीशन के अधिकारी हैं उन्होंने नॉमिनेशन को रद्द कर दिया और इसीलिए वहां पर रावल की मां जो है वो नगराध्यक्ष चुनी गई। तो सवाल ये भी है कि ये गलती वाकई हुई या जानबूझ की गई। ऐसा भी होता है कि जब नॉमिनेशन रद्द करवाना हो तो कई कैंडिडेट जो अपोजिशन या रूलिंग पार्टी से जो है सेटिंग करके और कुछ ऐसा लिख देते हैं या साइन उल्टा सीधा कर देंगे या कॉलम गलत गलत जो है वो भर देंगे जिससे कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। तो रावल के क्षेत्र में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा के दबाव में यह रद्द किया गया, तो उन्हें खुद भी यह जांच करना चाहिए कि अगर रद्द हुआ है तो कहीं उनका जो अधिकृत कैंडिडेट है उसकी कोई कारगुजारी या कारस्तानी तो नहीं है। ये भी जांच का एक विषय है। तो ये जो कुल मिलाकर निर्विरोध का मामला है, इसमें मैंने जो शुरू में वीडियो रवि दादा का दिखाया, रवि दादा का दावा था कि उनके जो 100 नगर सेवक जो निर्विरोध चुने गए हैं और जो 3 नगराध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें से कोंकण के 4, नॉर्थ महाराष्ट्र के 49 49 और वेस्टर्न महाराष्ट्र के 41 और मराठवाड़ा और विदर्भ के 3-3 जो है नगर सेवक चुन लिए गए हैं। यानी इन नगर सेवकों को अब जो है निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या, 100 कोई छोटी संख्या नहीं होती, और खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 41 यानी 41 जो नगर सेवक चुने गए हैं, तो यह वहां पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव या किसी भी तरह से प्रभाव बढ़ रहा हो, चाहे धन बल से या जैसे भी हो, या प्रचार से या नीतियों से या जैसे भी बढ़ रहा हो, जैसा कि रवि दादा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग अपने आप जो है अपने नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ कर रहे हैं या उन्होंने उस समय किया था। तो ये सारे जो आरोप हैं, ये आरोप अपनी जगह है, लेकिन रवि दादा का दावा जो अपनी जगह है। अब रवि दादा ऐसा है कि उनका एक पैर तो डोंबिवली में रहता है और बाकी जो दूसरा पैर है बाकी पार्टी के कार्यक्रम में रहता है। आप उनके जो कार्यक्रम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय वो डोंबिवली में रहते हैं या फिर पार्टी के प्रचार में घूमते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो निर्विरोध का मामला है,
ये बड़ा संदेहास्पद है। और डेमोक्रेसी में निर्विरोध जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब 1952 में पहला चुनाव लड़ा था, तब उनके सामने भी कई कैंडिडेट थे, जबकि उस समय कांग्रेस के सिवा देश में कोई भी पार्टी नहीं थी, किसी भी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। इसके बावजूद लोग खड़े हुए और नेहरू जी ने उसका सामना किया। और भी जो कई बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि वो अपोजिशन के लोगों को या इंडिपेंडेंस को बैठाएं और निर्विरोध चुने जाएं। निर्विरोध जो चुनाव होता है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। उसका कारण है कि आप जनता को कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि वो किसे चुने। ये आप एक तरह से अपनी मर्जी, यानी कुछ लोग मिलकर, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों है, दोनों अगर मिलकर ये तय कर लें, बंदर बांट कर लें और धीरे से एक व्यक्ति को चुन लिया जाने दें, तो यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो इस तरह का निर्विरोध चुनाव बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जितने भी इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं या अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हारना या जीतना तो जनता के हाथ में है, उस पर उन्हें विचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगता है कि उन्हें चुनाव जो है जनता के बीच जाकर वोट मांगने में अगर वो हार जाएंगे तो उन्हें बैठ जाना चाहिए, तो यह भावना मन में नहीं लानी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती यही है कि आप जनता को विकल्प दें कि अगर यानी जनता किसी से नाराज है तो उसके पास विकल्प होना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति को चुन सके। अगर आप विकल्प ही नहीं देंगे तो जनता किसे चुनेगी? तो एक तरह से ये तो ऑटोक्रेसी जैसी बात हो गई और इससे लोकतंत्र का कोई भला नहीं होने वाला है। तो साथियों, जो भी लोग सुन रहे हैं नॉर्थ में या महाराष्ट्र में या कहीं भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात पर जोर दें कि कोई भी व्यक्ति निर्विरोध चुना जाता है तो उसमें शक की सुई खड़ी हो जाती है। और ऐसा हम सबको नहीं होने देना है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।